हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग वीडियो में। आज से हम शुरू करने वाले हैं हाउ टू रीड ए चार्ट। एक चार्ट को हम कैसे रीड कर सकते हैं, उस पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन जैसे कि प्राइस, वॉल्यूम और जो हम ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं उनका कैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और कैसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम एक फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे कि किस किस तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे वाइकॉफ मेथोडोलॉजी के बारे में रीड करना। तो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सबसे फर्स्ट वीडियो जो होगी वो जिसमें हम बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में। तो चार्ट को रीड करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें होनी ज़रूरी है कि मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। अगर हम एक रो चार्ट प्लॉट करते हैं तो उसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है वो प्राइस और वॉल्यूम, और ये दोनों सबसे सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है प्रो ट्रेडर्स के लिए। सिर्फ ये सफिशिएंट होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप सब ने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि इफ़ यू वांट टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर यू नीड टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आपको इंस्टीट्यूशंस की डायरेक्शन में पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो वो इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके फुटप्रिंट्स चार्ट पे किस फॉर्म में होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस लोकेशन पे जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं प्राइस के साथ में, या उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं या उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता लगेगी। तो उसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस चार्ट के ऊपर और ट्राई करेंगे कि हम सेम डायरेक्शन में ट्रेड को इनिशिएट कर पाएँ। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो चार टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। सबसे बिगेस्ट साइज जो बिगेस्ट प्लेयर होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिससे हमें इजी होगा चार्ट पे इनको पहचानना कि कहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर का जो तरीका होता है वो कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ ऑफ नॉर्मल पब्लिक अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं। यानी जब नॉर्मल पब्लिक पैनिक सेलिंग कर रही होती है तो वहाँ पे वो लोग बाय करते हैं और मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो सबसे बिगेस्ट साइज़ होता है। तो ये कैसे हमें विजिबल होगा चार्ट पे? अगर बिगेस्ट साइज़ है तो हमें बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल्स देखने को मिलेंगे। थर्ड, इनका जो ऑपरेट करने का तरीका होता है, इनको चाहिए लिक्विडिटी टू एक्वायर बिग साइज और वैल्यू। तो जो हमें लगता है कि हमारा मार्केट को मैनिपुलेट करके हमारा स्टॉप लॉस हंट किया जाता है, बल्कि वो स्टॉप लॉस हंट नहीं किया जाता, वो दिस इज़ द वे हाउ दे ऑपरेट। अगर उनको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो उनकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि वो ही प्राइस को 10-20% आसानी से अपमार्क कर देंगे। सेकंड, जो बिगेस्ट प्लेयर होते हैं जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड फॉलोअर, जो हमारे मनी मैनेजर्स होते हैं। इनके ऊपर अगर इनका हम नेचर देखें कि कैसे ये फंक्शन करते हैं तो इनके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। तो ये अपनी पोजीशन को लेके 2 से 3 साल तक नहीं बैठ सकते कि हम पोजीशन बिल्ड करें 2-3 साल तक और अगले 3 साल फिर हम रिटर्न एंजॉय करेंगे। इनको इमीडिएट रिटर्न बनाने की जल्दी रहती, और इसीलिए ये जो हमें इनके सिग्नेचर्स दिखते हैं वो ट्रेंड इनिशिएट होने के बाद दिखते हैं, और इसलिए इनका नाम भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड फॉलोअर्स दिया गया है। जैसे ही ट्रेंड इनिशिएट होता है ये पोजीशन में एंटर करते हैं, और जैसे ही ट्रेंड ब्रेक होता है वो वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो इनके फुटप्रिंट्स हमें दिखेंगे ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद और ट्रेंड ख़त्म होने के बाद में, और इनका जो वॉल्यूम सिग्नेचर होगा वो सेकंड हाईएस्ट होता है कंपेयर टू कंट्रेरियन इन्वेस्टर और सीओ टाइप कंपोजिट ऑपरेटर टाइप इन्वेस्टर जो होते हैं उनके मुकाबले इनका वॉल्यूम सिग्नेचर कुछ कम रहने वाला है। थर्ड प्लेयर्स जो होते हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, और फोर्थ जो होते हैं रिटेलर्स होते हैं। इन दोनों का सिग्नेचर कंपेरेटिवली लेस रहने वाला है, मिनिमम सिग्नेचर इन दोनों का रहने वाला है। तो अब हम चार्ट पे उन एरियाज़ पे फोकस करेंगे जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट हैं, और प्राइस की हेल्प से हम उसको डिकोड करेंगे कि वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेंगे हमारा पर्पज़ क्या है, क्यों हम एक प्राइस स्ट्रक्चर को रीड करना चाह रहे हैं, क्यों हम इंस्टीट्यूशंस के सिग्नेचर्स को रीड करना चाह रहे हैं। पर्पज़ हमारा सबसे मेन और बेसिक पर्पज़ है कि हम बिफोर हैंड आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि प्राइस अभी एक कंसोलिडेशन जोन में जाने वाला है, यानी कि नॉन ट्रेंडिंग जोन में जाने वाला है, या फिर एक ट्रेंडिंग जोन में जाने वाला है। और इस चार्ट पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इस जोन में अगर कहीं पोजीशन लेके फंस गए होते तो हमारा लगभग 3 साल का टाइम वेस्ट हो गया होता बिना किसी रिटर्न के, और हो सकता है हम इस पैनिक सेलिंग में लॉस बुक कर लेते हैं। और अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ किसी भी तरीके से तो हम इस
अप मूव में पार्टिसिपेट करते और एक बहुत ही अच्छा रिटर्न जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 769% का रिटर्न, इसको हम कैप्चर कर सकते थे। तो हमारा जो मोटिव है इस स्टडी को लेकर के एकदम फुल ट्रेंड को कैप्चर करना नहीं है, हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि हम एटलीस्ट 60 to 80% ऑफ द ट्रेंड कैप्चर करें और उसी हिसाब से हम अपनी स्टडीज़ को लिमिट रखेंगे। आप टॉप और बॉटम को भी कैप्चर किया जा सकता है, बट उसके लिए बहुत हैवी स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमें होगी। अभी हम कुछ एग्जांपल शो करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको दिखेंगे कि फर्स्ट एक कंसोलिडेशन रेंज में जाते हैं और उसके बाद हमें एक मूव देखने को मिलता है जो ट्रेंडिंग मूव होता है। सेकंड एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे 3 ट्रेड मैंने शो किए, 2 लॉन्ग ट्रेड और एक शॉर्ट ट्रेड। हिंदुस्तान कॉपर, इतना लंबा कंसोलिडेशन पीरियड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से 2013 से लेकर के लगभग 2020 तक 7 ईयर्स का कंसोलिडेशन पीरियड। इसमें अगर हम फंस जाते तो हमारा ज़रूर टाइम और मनी वेस्ट होता, बट अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते तो एक 792% का रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते थे। त्रिवेणी टर्बाइन्स, सुजलोन एनर्जी, इतने लंबे टाइम से डाउन ट्रेंड में रहने के बाद भी यहाँ एक मौका मिलता है एक 374% का रिटर्न जनरेट करने का। सिमिलर स्ट्रक्चर फिर से फॉलो होता है और फिर से हमें एक मौका मिलता है 1100% रिटर्न जनरेट करने का। स्ट्रक्चर्स हमेशा रिपीट होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने शो किए थे इंडियन मार्केट। सब देखते हैं क्या यूएस मार्केट्स में भी ये स्टडीज़ एप्लीकेबल हैं। टेस्ला, एक कंसोलिडेशन पीरियड 4 से 5 साल का और उसके बाद एक 26x का मूव। एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। तो अभी तक हमने देखा है कि जिस स्टडी पे हम फोकस करने वाले हैं बहुत अच्छे से मार्केट्स में वर्क करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम एक चार्ट को रीड कर सकते हैं। मैंने एक इन्फोएस का वीकली चार्ट लिया है और हमारी स्टडी इसी पे फोकस रहेगी। इसी को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें कैसे एक चार्ट को रीड करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या एक इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स में काफ़ी वैल्यू एडिशन करने वाली है। बेसिक से देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करना चाहिए चार्ट रीडिंग को। ये इन्फोएस का एक चार्ट है जो 2007 से लेकर के 2023 अभी लेटेस्ट जब मैं शूट कर रहा हूँ उस दिन तक का चार्ट है। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। वॉल्यूम को अभी मैंने शो नहीं किया है यहाँ पे, और जो प्राइस है हमने जो स्केल चूज किया वो एक रेगुलर स्केल है, यानी कि हर 2 प्राइस पॉइंट के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है और यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सिमिलर इन्फोएस का चार्ट प्लॉट किया है मैंने यहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल में। तो एक बेसिक चीज़, अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं तो आप लॉगरिथमिक स्केल को प्रेफर करिए, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती है। यहाँ से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि कब अप ट्रेंड में था, कब डाउन ट्रेंड में था, फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, एक कंसोलिडेशन जोन में जाता है लंबे टाइम के लिए, फिर एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है, फिर सिमिलर टाइप का कंसोलिडेशन जोन और एक काफ़ी लंबा अप ट्रेंड हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक चार्ट की हेल्प से हमें इन्फॉर्मेशन बेटर क्लैरिटी देखने को मिलती है। अब हम फोकस करते हैं प्राइस के ऊपर कि कैसे हमें प्राइस की मदद से ट्रेडिंग करने में हेल्प मिलती है, और उसके बाद हम कंबाइन करते हुए चलेंगे वॉल्यूम को, ट्रेंड लाइंस को, और जो जो टूल्स आप यूज़ करते हैं जैसे फिबोनाची वगैरह मेजर करने के लिए सबको हम एक एक करके यूज़ करते हुए चलेंगे। तो अगर यहाँ पर इस चार्ट को देखें तो हम यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ हमें पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, कैसे हम इस अप मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, अगर सपोर्ट ड्रॉ करें इसके आईपीओ प्राइस से, तो ये हमारे पास एक लगभग ये सपोर्ट लेवल बनता है। अब हम देखते हैं प्राइस का बिहेवियर और उसके साथ में वॉल्यूम कि वॉल्यूम वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया मार्केट पार्टिसिपेंट को हम वॉल्यूम की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो ये अगर बिगेस्ट प्लेयर हैं, सीओ टाइप प्लेयर हैं, तो इसके बाद में जो सेलिंग में वॉल्यूम आती है, जो रिएक्शन डेवलप होती है इस जोन में, अगर हम फर्स्ट हाफ जोन में देखते हैं ये वॉल्यूम क्या सजेस्ट करती है, क्या इस वॉल्यूम से कहीं भी पता लगता है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं? ये सजेस्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को जो यहाँ इनिशिएट की गई थी उसको अभी होल्ड करे हुए हैं। ये एक ड्रामेटिक फॉल देखने को मिलता है। ये स्केरी फॉल, एक बिग मूव स्टार्ट होने से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्केरी फॉल देखने को मिलता है, जो एक पॉइंट ऑफ फियर होता है रिटेलर्स के लिए
और यहाँ से वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अब हम इस स्टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये नीचे जाने वाला है। तो अगर हम इनको ऑब्जर्व करें कंपेयर टू प्रीवियस रिएक्शन, तो यहाँ पे स्प्रेड इंक्रीज हो जाता है, डाउन डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है और हमें एक क्लाइमेक्टिक फॉल देखने को मिलता है। बट वॉल्यूम सिग्नेचर जो है कुछ और ही कहानी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं इन दो वॉल्यूम कैंडल्स को हटा देता हूँ ताकि इनकी थोड़ी अच्छी क्लैरिटी हमें मिल पाए। तो अगर यहाँ पे हम अब ऑब्जर्व करें तो वॉल्यूम में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ, जो सजेस्ट करता है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है। एक और पॉइंट सोचने के लिए, इस रेंज में जब इंस्टीट्यूशन टॉप हाफ में सेलिंग नहीं कर रहा है तो बॉटम हाफ में सेलिंग कैसे इनिशिएट करती? क्योंकि हम मानते हैं कि इंस्टीट्यूशन सबसे इन्फॉर्म्ड प्लेयर है, सबसे स्मार्ट प्लेयर है, तो अगर उनको सेल करना होता तो वो रेंज के टॉप हाफ में सेलिंग करते, ना कि बॉटम हाफ में सेल करते। कभी कभार देखने को मिलता है कि बॉटम हाफ में भी सेलिंग हो सकती है, बट इन जनरल अगर हम देखें तो स्मार्टेस्ट प्लेयर हम उनको कंसीडर करते हैं, तो एकदम बॉटम पे सेलिंग क्यों करते जबकि वो अपनी सेलिंग इनिशिएट करते टॉप हाफ में। यहाँ वॉल्यूम सिग्नेचर सजेस्ट करता है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं। और जो सपोर्ट को ब्रेक किया गया है, प्रीवियस सपोर्ट को, जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है, सिर्फ एक क्लोज उसके नीचे और उसके बाद कोई लोअर लो हमें देखने को नहीं मिलता है, लोअर क्लोजिंग। और जैसे ही इसके नीचे क्लोज करता है एकदम से वॉल्यूम स्पाइक यहाँ करता है। इस वॉल्यूम स्पाइक ने कैसा रिएक्ट किया, इस वॉल्यूम से रिलेटेड प्राइस ने कैसा बिहेवियर किया, उसको ऑब्जर्व करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन किस तरीके की पोजीशन बिल्ड कर रहा है। तो इस वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि अगर कंपेयर टू दीज, ये लगभग 4 to 5x वॉल्यूम है। अगर इतनी क्वांटिटी सेल हुई है तो प्राइस ने एक लोअर लो क्यों नहीं बनाया? इट मीन्स यहाँ पे इस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया गया है बिग प्लेयर्स के द्वारा, और सप्लाई ये रिप्रेजेंट जो की गई है ये वीक हैंड्स के द्वारा सप्लाई रिप्रेजेंट की गई है। और वीक हैंड्स यहाँ पे पब्लिक है, और वीक हैंड्स कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो रॉन्ग साइड में कैप्चर किए गए। इसका एग्जांपल मैं आपको फिर किसी चार्ट में दिखाऊंगा। तो अभी हम इसको मान के चलते हैं कि ये वीक हैंड्स पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस दोनों हो सकते हैं। यहाँ से हमें पता लगता है कि कोई बिग प्लेयर्स उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कैंडल एक फाइनल शेकआउट कैंडल हमें देखने को मिलती है, जिसके पास भी कोई वॉल्यूम सिग्नेचर यहाँ पे अच्छा बड़ा वॉल्यूम सिग्नेचर नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। और जैसे ही फिर से बाइंग इनिशिएट होती है, एक हमें मूव देखने को मिलता है। बट इस पूरे अप मूव में बहुत ही मीडियोकर बाइंग है, कहीं हमें एग्रेसिव बाइंग देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ से हम एक पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं छोटी सी रेंज के बाद में। जैसे इस रेंज का हमें ब्रेकआउट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे, तो हम इस पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। हम इस रेंज को भी रीड कर सकते हैं बार बाय बार, बट अभी के लिए वो काफ़ी हैवी हो जाएगा। हम इसको बाद में फिर किसी वीडियो में बार बाय बार रीड करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जब इंक्रीज वॉल्यूम होती है तो डाउनवर्ड रिएक्शन डेवलप नहीं होती है, फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होती है डाउनवर्ड रिएक्शन डेवलप नहीं होती, फिर से इंक्रीज होती है डाउनवर्ड रिएक्शन डेवलप नहीं होती है। ये सब पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है कि स्ट्रेंथ को शो करते हैं कि जैसे जब भी वॉल्यूम प्रेजेंट की जाती है तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये एक हिंट है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चलने के लिए तैयार है। बाइंग सजेस्ट करता है रेंज के ऊपर में। अब हम रीड करते हैं इस नेक्स्ट अप ट्रेंड को। तो हमारा मोटिव जो है, जब हम एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में है तो हमें फाइंड आउट करना है वो स्विच कि जब वहाँ से नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में प्राइस जाने वाला है। और जब हम नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में तब अभी हमें एक वो स्विच आइडेंटिफाई करना है कि कब हम ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में जाने वाले हैं। और ये जो स्विच है, इस स्विच को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि प्राइस का कैरेक्टर यहाँ पे कंपेयर टू प्रीवियस कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है, और वही हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो रीड करते हैं इस एक अप ट्रेंड को। अगर इसमें मैं ड्रॉ करूँ ट्रेंड लाइंस तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस अप ट्रेंड में हमें एक मीडियोकर बाइंग देखने को मिलती है, और फर्स्ट टाइम एक बहुत हैवी सेलिंग देखने को मिलती है। बट इस सेलिंग का रिजल्ट क्या होता है कि एक फ्लैट रिएक्शन देखने को मिलती, ताकि ये वर्टिकल रिएक्शन डेवलप नहीं हो पाती, और फ्लैट रिएक्शन इंडिकेट करती है इस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। बट हमें कॉन्शियस हो जाना है कि मार्केट में सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है, और ये जो रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक नेचुरल प्लेस है कि जहाँ पे सेलिंग अपीयर होनी चाहिए।
जैसे यहाँ पे सेलिंग अपीयर होनी चाहिए, ये एक नेचुरल प्लेस है सेलिंग अपीयर होने का, और यहाँ पे सेलिंग अपीयर हुई भी, बट वो सिर्फ एक दिन के लिए, और उसको भी एब्जॉर्व कर लिया गया। और अगर हम चीज़ें ऑब्जर्व करें इसमें, तो ये लास्ट जो अप मूव है, बहुत स्टीप अप मूव, ये एक क्लाइमेक्टिक टाइप का अप मूव। सेकंड, स्प्रेड्स का साइज इसमें इंक्रीज कर जाता है। थर्ड, गैप्स हमें देखने को मिलते हैं। और फोर्थ, इंफॉर्मेशन वॉल्यूम का इंक्रीज यहाँ देखने को मिलता है। और उसके बाद में प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट सडनली स्टॉप हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्मार्ट सेलिंग की गई है, ये कुछ प्राइस का बिहेवियर का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम सजेस्ट करती है कि यहाँ पे स्मार्ट सेलिंग की गई है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और जो सेलिंग रिजल्ट करेगी एक रिएक्शन डेवलप करने में, और फिर हमें एक नेक्स्ट रिएक्शन डेवलप होते हुए यहाँ दिखती है। अब इस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें विद इन दिस अप ट्रेंड, प्रीवियस रिएक्शन से हम इसको कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस रिएक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 1, ये बहुत ही स्मॉल रिएक्शंस हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो रिएक्शन है सबसे लार्जेस्ट रिएक्शन। स्प्रेड्स इसमें इंक्रीज कर जाते हैं, डाउन डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और लोकली थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज करती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करती कंपेयर टू दिस। तो ये हल्की सी वॉल्यूम इंक्रीज है, कोई बहुत ड्रामेटिक वॉल्यूम इंक्रीज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर को। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अब प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में जाने वाला है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये ट्रेंड एग्जिट होता है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे कैसे एग्जिट कर सकते हैं, ये भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लाइमेक्टिक रन को, और फर्स्ट फेलियर के ऊपर हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, उसको हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखते हैं। तो ये हमें आइडेंटिफाई हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके हाई और लो से हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास एक कंसोलिडेशन रेंज बन जाती है कि आने वाले टाइम में 95% ऑफ द टाइम प्राइस इसी में रहने वाला है, इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। और जैसे जैसे हमें और सिग्निफिकेंट हायर लोज या हाइज मिलते जाते हैं, हम और लाइंस को डेवलप करते हुए चले जाते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का सिग्निफिकेंस यहाँ पे है कि प्राइस अब पहले वाले ट्रेंड में नहीं रहने वाला है, बल्कि एक नॉन ट्रेंडिंग जोन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडर अगर हैं तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। और अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसकी बायस क्या होने वाली है। सेकंड, टाइमिंग क्या होने वाली, कब प्राइस फिर से ट्रेंडिंग जाने वाला है। थर्ड, कि प्राइस का कैरेक्टर क्या होने वाला है जब वो नए ट्रेंड में जाना स्टार्ट करेगा। तो ये 3 चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर मैं बायस की यहाँ पे बात करूँ तो बायस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस रिएक्शन को देखना है कि ये रिएक्शन कितना डीप जाती है, और इस रिएक्शन के पीछे किस टाइप की सेलिंग होती है, किस टाइप की वॉल्यूम रिप्रेजेंट की जाती है। वॉल्यूम से मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही मीडियोकर वॉल्यूम है, कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। तो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो प्रीवियस बायस थी यानी कि अप बायस, उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, ना कि चेंज करेंगे। और आगे चलते हुए हम जैसे जैसे ये राइट साइड में रेंज डेवलप होती है, हम उसको बायस को कंफर्म करेंगे या उस बायस को हम रिवर्स करेंगे। तो अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन की डेप्थ और वॉल्यूम, इन दोनों से कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हम इस अपनी अब बायस को कंटिन्यू करेंगे। अगर रिएक्शन की डेप्थ अगर आप मेजर नहीं कर पाते तो इसके लिए आप फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर फिबोनाची मैंने यहाँ यूज़ किया है तो ये रिएक्शन जो है टोटल अप मूव का लगभग 50% है। और अगर हम इसको और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 38% के नीचे सिर्फ हमें 2 क्लोजिंग देखने को मिलती हैं, और फिर एक क्विक रिकवरी देखने को मिलती है। और इन्हीं के वॉल्यूम सिग्नेचर को अगर देखें तो एक लोकली वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिलता है, जो सजेस्ट करता है कि इस लेवल पे इंस्टीट्यूशंस ने फिर से बाइंग की है। प्राइस का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम सजेस्ट करता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग फिर से हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही शैलो रिएक्शन है और बहुत ही कम वॉल्यूम रिप्रेजेंट करती है कि ये अब बायस हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कब फिर से प्राइस एक ट्रेंडिंग जोन में जाने वाला है।
तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में एक ऑटोमेटिक रैली डेवलप होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जो भी रिटेलर्स इस रैली में मिसिंग आउट फील करते हैं, ये मैं आपको साइकोलॉजी की कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो इसमें मिसिंग आउट फील करते हैं उनके लिए ये जो प्राइस है ये एक बार्गेन प्राइस है कि उनको 405 का जो स्टॉक्स था वो अभी आपके 275 300 के लेवल्स पे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये उनके लिए एक बार्गेन प्राइस है और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और तो उनको ये भी नहीं पता लगता कि आने वाले 1 से 2 साल तक आपका टाइम वेस्ट हो सकता है इस रेंज के अंदर। तो यहाँ वो पोजीशन को इनिशिएट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमें एक लोकल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता। और हम वॉल्यूम सिग्नेचर अगर इस रैली का देखें स्पेसिफिकली, अगर इस रैली का अगर वॉल्यूम सिग्नेचर में देखूँ तो ये वॉल्यूम सिग्नेचर, इस वॉल्यूम सिग्नेचर से कहीं भी ये इंडिकेशन नहीं मिलता है कि ये इंस्टीट्यूशनल की बाइंग है। ये सब वीकेंड्स का पार्टिसिपेशन है जो इसको रैली को लेके जाते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक। अगर आप इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करेगा। इसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं मोमेंटम का। तो यहाँ पे मोमेंटम को यूज़ करने के लिए मैंने यूज़ किया है रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर को, जो मोमेंटम शो करता है। और यहाँ पे मैंने 13 पीरियड रेट ऑफ चेंज को प्लॉट किया है, क्योंकि हम एक वीकली चार्ट देख रहे हैं और 13 वीक्स मतलब कि एक क्वार्टर। तो हम यहाँ पे एक क्वार्टर का मोमेंटम चेंज यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो इस रैली जो प्रीवियस रैली थी इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे ये जो रैली है इसमें मोमेंटम सिग्नेचर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। सेकंड रैली जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई के पास जाती है, बट मोमेंटम काफ़ी लैग यहाँ करता है। मोमेंटम यहाँ पे नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल की बाइंग यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम ही देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक और हमें यहाँ पे हिंट मिलता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाए हैं तो ये एग्जिट ना होकर के हमारा जो बेस्ट एग्जिट होने वाला है वो कहीं इस रेंज में होने वाला है। अगर आपको नॉलेज है वाइकॉफ मेथड की तो आप अपना बेटर एग्जिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे उस एग्जिट को अवॉइड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि एक रेंज डेवलप होने वाली। अब हमें आइडेंटिफाई करना है टाइमिंग की कब से फिर से ये ट्रेंड से बाहर जाने वाला है, फिर से प्राइस इस जोन से बाहर जा करके ट्रेंडिंग होने वाला है। इस रेंज को ऑब्जर्व करते हुए जाएँ। सेकेंड जो रिएक्शन डेवलप होती है उसके पीछे भी बहुत मीडियोकर सा वॉल्यूम सिग्नेचर है, तो यहाँ भी कोई सेलिंग हमें नहीं दिखती। हम अपनी अप बायस को कंटिन्यू करते हैं। फिर एक और रैली अटैम्प्ट हमें देखने को मिलती है। इसको अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस रैली से तो सिमिलर हाइज के पास जाती है, बट यहाँ हमें कोई भी अग्रेसिव बाइंग इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमें पास कोई हिंट नहीं है कि यहाँ से ये ब्रेक आउट कर जाएगा। एक सिंपल एक नॉर्मल सा ब्रेकआउट दिखाया जाता है और एक इमीडिएट फेलियर, एक अपथ्रस्ट टाइप एक्शन इसको बोलते हैं वाइकॉफ टर्मिनोलॉजी में। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद एक ना कोई सप्लाई है ना कोई डिमांड है। सप्लाई और डिमांड दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और रिएक्शन जो है रेंज के फर्स्ट हाफ में ही प्राइस काफ़ी देर तक लास्ट करता है। ये शो करता है स्ट्रेंथ को। अब जो रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं या जो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं या जो ब्रेकआउट पे ट्रैप हुए हैं, काफ़ी का स्टॉप लॉस इस कैंडल्स के द्वारा हिट कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही हमें एक नया लो मिलता है हम उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अभी है। तो काफ़ी का स्टॉप लॉस यहाँ हंट कर दिया जाता है। कुछ का स्टॉप लॉस जो यहाँ बचा होगा, तो इतने लंबे टाइम तक नॉन परफॉर्मेंस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों नॉन परफॉर्मेंस देख करके हमारे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड फॉलोवर्स होते हैं जिनके ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है वो अपनी पोजीशन को गिव अप कर देते हैं और हमें इंक्रीज्ड वॉल्यूम सिग्नेचर देखने को मिलता है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें एक और चेंज ऑफ बिहेवियर कहाँ प्राइस में देखने को मिलता है, तो ये लास्ट रिएक्शन जो आप देखेंगे, जो सभी रिएक्शन से कुछ ना कुछ स्टीप है इसको छोड़ करके, तो इन प्रीवियस रिएक्शन से ये थोड़ा स्टीप रिएक्शन है और हमें यहाँ पे क्लोज टू क्लोज प्रोग्रेस देखने को मिलती है कैंडल्स के अंदर। और वॉल्यूम सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे लोकली इंक्रीज कर जाता है थोड़ा बहुत। कंपेयर टू दिस यहाँ पे वॉल्यूम सिग्नेचर इंक्रीज कर जाता है। बट अगर हम ऑब्जर्व करें रिएक्शन को, तो रिएक्शन एक लोअर लो नहीं बनाती बल्कि एक सिमिलर लो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप करती है। अगर ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है जो कि दिख रही है कि ITFs की सेलिंग ये है, तो अगर इसको कोई बिग प्लेयर्स एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो इसने ज़रूर एक लोअर लो बनाना चाहिए था अगर हम सप्लाई की क्वांटिटी को देखें तो। बट यहाँ पे एक हायर लो बनता है। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ, जब भी कभी ड्रास्टिकली वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लोकली वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो हमेशा उसका एक रीटेस्ट सिमिलर लेवल पे, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे एक रीटेस्ट हमेशा आता है,
जो इसमें भी देखने को मिलेगा। जैसे रिवर्सल हुआ उसके बाद एक रीटेस्ट हमें देखने को मिलता है, ये जो है वो रीटेस्ट है, और इस रीटेस्ट में वॉल्यूम और भी इंक्रीज कर जाती है, यानी कि यहाँ पे और भी लोग अपनी पोजीशन को गिव अप कर रहे हैं, बट ये बनाता है एक हायर लो। तो ये दोनों एक्टिविटी शो करते हैं कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम होने के बाद भी अगर प्राइस लोअर लो कमिट नहीं कर पा रहा है और हायर लो बनाता है, तो ये सजेस्ट करता है कि इस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। और ये एक हमें डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है पूरी रेंज में, और यहाँ से इंस्टीट्यूशंस का एब्जॉर्प्शन फिर से स्टार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि अब प्राइस ऊपर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने सभी वीक हैंड्स को एग्जिट कर दिया है। तो वीक हैंड्स को एग्जिट करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो जैसे ही उनको ये प्राइस दिखने लगेगा वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उन इंस्टीट्यूशंस को ये क्वांटिटी हायर प्राइस पे बाय करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है कि वो रेंज के अंदर लास्ट में एक अटैम्प्ट करते हैं वीकेंड्स को एग्जिट करने का। और यहाँ पे जो वीकेंड्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक प्लस ITFs, और उसके बाद हमें एक स्मूथ अप ट्रेंड देखने को मिलता है, और उसके अंदर हमें बाइंग भी देखने को मिलती है जो वॉल्यूम सजेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग, और इसको हम बोलते हैं बाइंग ऑन द वे अप। किस लेवल पर इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, प्रेजेंस हमें पता लगती है वॉल्यूम से, और वो क्या कर रहा है उस वॉल्यूम से कैसा रिएक्शन हमें प्राइस में मिला, उससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशन बायर है या फिर सेलर है। तो इसके बाद हमें एक स्मूथ अप ट्रेंड देखने को मिलता है। स्मूथ अप ट्रेंड के बाद में फिर से एक कंसोलिडेशन जोन। तो जैसे ही हम अप ट्रेंड में आ जाते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें कब फिर से बिहेवियर यहाँ पे चेंज हो रहा है और फिर से प्राइस एक नॉन ट्रेंडिंग जोन में जा सकता है। तो अगर फर्स्ट टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक सप्लाई रिप्रेजेंट की जाती है, जो आपको ये बिगेस्ट सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसके कंपेयर में जो कैंडल है वो बहुत स्मॉल कैंडल है। हम देखते हैं इस वॉल्यूम को एक एफर्ट की फॉर्म में, और जो प्राइस जो कैंडल बनती है उसको हम देखते हैं रिजल्ट की फॉर्म में, कि ये इतना एफर्ट लगाया गया और उसके कंपेयर में कितना रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो अगर हम इन ब्रेकआउट्स को देखें तो इसके पीछे का जो एफर्ट था वो काफ़ी स्मॉल एफर्ट है कंपेयर टू दिस एफर्ट, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि एफर्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और रिजल्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो सजेस्ट करता है कि ये इंस्टीट्यूशनल्स की सेलिंग है ना कि बाइंग। और अब जब इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाय करते हुए आ रहा है कंटिन्यूसली, तो उस प्राइस पे जाकर के बाय क्यों करेगा? जब उसका बाइंग प्राइस 430 500 है तो वो 1000 के प्राइस पे जाकर के बाइंग क्यों करेगा? ये जो है ब्रेकआउट, जो लोकल ब्रेकआउट्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों कैंडल एक लोकल ब्रेकआउट है, और लोकल ब्रेकआउट होता है पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर रिटेलर्स। जैसे ही इस लोकल ब्रेकआउट को देखते हैं, रिटेलर्स वहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड करने के लिए जंप करते हैं और बल्क में वहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है, और उसी लिक्विडिटी का फ़ायदा उठा करके इंस्टीट्यूशंस अपनी कुछ क्वांटिटी वहाँ पे सेल कर देते हैं। वही एक ये स्मार्टेस्ट सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेम हमें यहाँ देखने को मिला था कि जैसे ही लोकल ब्रेकआउट यहाँ लोगों को दिखता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपनी सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर एक रिएक्शन डेवलप होती है यहाँ तक, जो कि इन रिएक्शंस में सबसे लार्जेस्ट रिएक्शन है। सभी कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली रेंज में लगाए थे सभी इसमें अप्लीकेबल है। तो ये हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ देखने को मिलता है, और हम पहले से ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि 95% ऑफ द टाइम प्राइस इसी रेंज में रहने वाला है। ये वो सेकेंड रेंज डेवलप होती है इस वॉल्यूम सिग्नेचर के बाद में। बट अगर अब हमारा काम क्या है, जब हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमारी नेक्स्ट जॉब है कि कब फिर से प्राइस ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में जाने वाला है। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे अपनी बायस को फॉर्म करेंगे कि हमें प्रायर अब बायस को कंटिन्यू करना है कि उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, और जो वॉल्यूम सिग्नेचर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो सजेस्ट करता है कि हम अपनी प्रायर अप बायस के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, और जैसे जैसे रेंज में आगे बढ़ेंगे उस अप बायस को या तो हम कन्फर्म करेंगे या उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे किसी भी रिएक्शन में देखने को नहीं मिलता है कि हमें इंक्रीज वॉल्यूम कहीं देखने को मिली हो, ना ही कोई नया लोअर लो फॉर्म होता है। और एंड में जाके अगर इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो वॉल्यूम ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, यानी कि टोटली सप्लाई को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया गया है। वो रेंज हमें कुछ अलग तरीके से दिखे थे कि लास्ट में सप्लाई प्रेजेंट की गई, बट यहाँ पे अगर हम रेंज के स्टार्टिंग से एंड तक देखें तो वॉल्यूम का डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक
अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हमें कब देखने को मिलता है मार्केट में, जब वॉल्यूम को कोई एब्जॉर्ब करे और फिर से मार्केट में उसको प्रेजेंट ना करे। यानी कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे वॉल्यूम अब एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर से मार्केट में सप्लाई इनिशिएट नहीं हो रही है। तो ये जो ड्राई अप हो जाती है वॉल्यूम, उसके बाद में कोई लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है इंस्टीट्यूशंस को बाय करने के लिए, और इसका मतलब है कि यहाँ से प्राइस रेडी है एक नए अप ट्रेंड में जाने के लिए, और यहाँ से हमें एक काफ़ी लंबा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अभी तक हमने जो तरीका देखा वो था प्राइस स्ट्रक्चर को रीड करने का। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको क्लैरिटी हुई होगी कि हमें बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए। बट क्या इंडिकेटर्स की मदद से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हो सकती है? देखते हैं कि काफ़ी लोग मूविंग एवरेज को प्रेफर करते हैं, मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेडिंग करना। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि काफ़ी बार आपको फॉल्स सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक दिखाने वाला हूँ कि कैसे मूविंग एवरेज का यूज़ करके भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और कैसे उन मैक्सिमम फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेड करने के लिए मेरा एक ही रूल है कि सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि हम एक ट्रेंडिंग जोन में है या नॉन ट्रेंडिंग जोन में है। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज की मैं देखना चाहूँगा कि एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स तक 200 डे मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप स्लोपिंग होना चाहिए। उसके बाद हम मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है कि 2 क्वार्टर तक कंटिन्यूसली जहाँ भी हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही प्राइस फॉल करता है 200 डे मूविंग एवरेज के पास में, और जैसे ही वहाँ से रिवर्सल करेगा हम एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से हमें 200 डे के आसपास से लगभग 6-7 ट्रेड्स देखने को मिलती हैं। बट अगर हम एक बहुत ही शॉर्ट स्विंग ट्रेडर हैं तो हम और स्मॉलर पीरियड मूविंग एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 52 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ किया गया क्योंकि ये एक वीकली चार्ट है। तो 52 पीरियड मूविंग एवरेज मतलब कि आपका 1 ईयर का मूविंग एवरेज यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं। उसी तरीके से हम एक 1 क्वार्टर का यूज़ कर सकते हैं अगर हम एक शॉर्ट स्विंग ट्रेडर हैं, और हम 1 मंथ का यूज़ कर सकते हैं यानी कि 4 वीक्स, 1 क्वार्टर यानी कि 13 वीक्स। मूविंग एवरेज के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हमें उनको मॉडिफाई भी करना चाहिए या हमें उनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए कि एज इट इज़ जैसे स्टैंडर्ड होता है 50, 150 एंड 200 उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है मूविंग एवरेज की मदद से और कैसे फॉल्स सिग्नल को अवॉइड करना है। तो आप सिंपल सा एक रूल याद कर लीजिए कि जब आपको 2 क्वार्टर्स तक 200 या 250 डे मूविंग एवरेज जो आप यूज़ करते हैं अप स्लोपिंग दिखेगा, तो उसके बाद आप मूविंग एवरेज की हेल्प से ट्रेड लेना इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मेरे को 2 क्वार्टर्स तक अप स्लोपिंग दिखता है, तो फिर से जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के पास आएगा और वहाँ से रिवर्सल करना स्टार्ट करेगा, तो वो मेरी एक ट्रेड इनिशिएट होगी और यहाँ पे 28%, 35, 42, 82 एंड 143% की कुछ ट्रेड्स देखने को मिलती है। अगर हम शॉर्ट ट्रेडर हैं तो हम शॉर्ट स्विंग ट्रेडर हैं, तो यहाँ पे एक मैंने 63 पीरियड मूविंग एवरेज को प्लॉट किया है जो कि डेली चार्ट में है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे 63 के ऊपर आता है और वहाँ से हमें रिवर्सल मिलता है, तो वहाँ पर भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और वहाँ से हमें 21%, 14% एंड 75% जैसे मूव्स देखने को मिलते हैं। और हम और भी अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं और हम बहुत और शॉर्ट स्विंग को ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी। डिटेल्स में एक वीडियो मूविंग एवरेज के ऊपर हम अपलोड करेंगे और काफ़ी सारी और इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जब हम इनिशिएट करते हैं ट्रेड 63 पीरियड मूविंग एवरेज से, तो उसका टाइम पीरियड जनरली कितना रहता है, कितने वीक्स का रहता है। जो रिएक्शंस फॉल करती हैं 63 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, उनकी एवरेज फॉल परसेंटेज जो रहता है वो कितना % रहता है। तो इन सब चीज़ों को हम बैक टेस्ट करेंगे और उसके साथ में आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क मूविंग एवरेज को ट्रेड करने, स्विंग ट्रेड करने का मूविंग एवरेज की हेल्प से आपको प्रोवाइड किया जाएगा किसी वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। हम प्राइस स्ट्रक्चर और इंडिकेटर्स दोनों की मदद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, बट बेस्ट मेथड जो है वो मैं प्राइस स्ट्रक्चर को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से आप अच्छे मूव्स को कम हेडेक के साथ कैप्चर कर सकते हैं। तो इसी प्राइस स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे वाइकॉफ मेथड का इंट्रोडक्शन, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ में। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको मैंने इस वीडियो में छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक स्विच होता है एक ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट से नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में, और एक नॉन ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट से ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये जो स्विच होता है इसी को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं।
और इसको हम आइडेंटिफाई बिफोर हैंड करना चाहते हैं कि जब ये डेवलप होता है तो उसके बाद हमें एक क्लैरिटी है कि अब किस टाइप का एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है। और एक रेंज के अंदर हमें 2 बार चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है। एक बार इन द ट्रेडिंग रेंज, इनिशियल में जब हम प्रीवियस ट्रेंड को स्टॉप करते हैं, अगर डाउन ट्रेंड है तो उसको यहाँ पे स्टॉप किया जाता है। और विद इन द ट्रेडिंग रेंज एक बार हमें एंड में मिलता है आउट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, जहाँ से एक नया ट्रेंड इनिशिएट होता है और जो ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है उस ट्रेंड का हिस्सा होता है। इसके बारे में डिटेल्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।